नमस्कार दोस्तों, 21 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज, यूपी ड्रैगिंग इट्स फीट इन लखीमपुर खीरी केस सुप्रीम कोर्ट। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस का स्यू मोटो कॉग्निशन लिया है और ओवरऑल लखीमपुर खीरी केस को यहाँ पे हेयर कर रहा है। अब इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार शायद इस पर्टिकुलर केस को जबरदस्ती आगे ढकेलने की कोशिश कर रही है, डिले करने की कोशिश कर रही है। एक 3 जज की बेंच बैठी जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना साहब। इन्होंने जब स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ा तो बोला कि भैया 44 विटनेसेस यहाँ पे डॉक्यूमेंट किए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी केस में 44 विटनेसेस हैं और अब तक 44 विटनेसेस में आपने केवल 4 विटनेसेस को ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब आप इतना डिले क्यों कर रहे हो? क्योंकि होता यह है कि सेक्शन 64 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें यह बताया जाता है कि ये जो विटनेसेस होते हैं ना, इन विटनेसेस के जो इनिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये ट्रायल के दौरान कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह काम करते हैं। और अगर सेक्शन 64 के अंदर, सेक्शन 64 ऑफ द सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर अगर आप विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करने में डिले करते हो तो इससे क्या होता है कि जो गलत करने वाली पार्टी है उसको मौका मिल जाता है विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का। विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करना मतलब विटनेसेस को आप, मतलब जो सच में चीज हुई है उसके अगेंस्ट बोलने को बोलना। आपको पता है कि विटनेस इन्फ्लुएंसिंग बहुत चलती है इंडिया में। जो अमीर लोग होते हैं वो डरा के, धमका के, पैसों की ताकत के बेसिस पे जो स्टेटमेंट है उसको बदल देते हैं। तो भाई 44 लोग अगर इस पर्टिकुलर केस में विटनेस थे, केवल 4 के ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हुए तो बाकी 40 को क्यों नहीं रिकॉर्ड हुए? तो जब ये पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार से तो उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पे यहाँ पे केस लड़ रहे हैं हरीश साल्वे साहब। हरीश साल्वे काफी फेमस पर्सनालिटी है। हरीश साल्वे ने बोला कि भाई साहब, दशहरा की छुट्टी आ गई थी इसलिए यहाँ पे विटनेस रिकॉर्ड नहीं हो पाए, विटनेस के स्टेटमेंट। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने बोला कि यार दशहरा की छुट्टी का क्रिमिनल कोर्ट से क्या लेना देना है। फिर जस्टिस हिमा कोहली ने यह भी बोला कि आप जबरदस्ती केस को आगे खींचने की कोशिश कर रहे हो। समझ गए बात को? मिस्टर साल्वे ने बोला है कि 10 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, जो जिसमें से 4 पुलिस कस्टडी में। अभी 10 अरेस्टेड हैं, 4 पुलिस कस्टडी में है, तो बाकी जुडिशियल कस्टडी में होंगे। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच का फर्क भी इस बार पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में। क्या होता है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच का फर्क? देखिए, होता यह है कि सेक्शन 57 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये बोलता है कि पुलिस कस्टडी के अंदर एक पर्सन 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता जब तक मजिस्ट्रेट को ऑर्डर नहीं मिलता। जी हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रेजेंट करना है। आने जाने का जो टाइम है इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा 24 घंटे में। ठीक है, अब एक बार मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गया वो पर्सन, तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि वो पुलिस कस्टडी में जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। पुलिस कस्टडी में होता यह है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस लॉकअप में बंद किया जा सकता है। चूंकि वो पुलिस की कस्टडी के अंदर होता है तो पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। जुडिशियल कस्टडी में नॉर्मल कर केस में वो पर्सन किसी जेल में चला जाएगा और जेल के अंदर पुलिस तब तक पूछताछ नहीं कर पाएगी जब तक जुडिशरी का ऑर्डर नहीं होगा, कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। समझ गए ना? तो फिजिकल इंटरोगेशन पुलिस केवल पुलिस कस्टडी में कर सकती है। जुडिशियल कस्टडी में इंटरोगेशन करने की जो ताकत होती है पुलिस की वो थोड़ी कम होती है। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को बोल रही है कि तुम ठीक तरीके से यहाँ पे इंक्वायरी नहीं कर रहे हो। अभी के लिए ये जो केस है वो 26 अक्टूबर तक एडजर्न कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को और समय दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फाइल करें। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, ज्वाइन बटन जरूर दबाएं दोस्तों, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट इश्यूज रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। वो लोग जो कि इंडिया के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए भारत सरकार ने रिवाइज गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज की हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि अक्रॉस द ग्लोब वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ रहा है। ओके, पैंडेमिक का नेचर ही बदल रहा है, स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर बदल रहे हैं, इंडिया में भी एसओपी बदला है और इस एसओपी के चलते 25 अक्टूबर के बाद से जो भी इंडिया के अंदर आ रहा है फॉरेनर, वो एक निगेटिव
कोविड-19 आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आएगा। आने से पहले वो एयर सुविधा पोर्टल पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करेगा और अपनी निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट को भी वो सबमिट करेगा। ये जो टेस्ट होगा वो कम से कम 72 घंटे पहले कंडक्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कम से कम गलत बोलते हैं, इट शुड बी विद इन 72 आवर्स। तो विद इन 72 आवर्स कंडक्टेड वो कोरोना का टेस्ट होना चाहिए। और अगर आप गलत कोरोना का टेस्ट सबमिट करते हैं तो आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल होंगे। जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, मतलब कोई फॉरेनर एयरपोर्ट पहुंचेगा, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो एयरपोर्ट के ऑफिसर्स को दिखाएगा। अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसका इंडिया के साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है, मतलब कि WHO अप्रूव्ड मेडिसिन या कोविड-19 की वो वैक्सीन जो कि इंडिया के अंदर अप्रूव हो रही है और जिस कंट्री से इंडिविजुअल हो रहा है वहां पे भी वो अप्रूव्ड है, तो ऐसे केसेस में उस इंडिविजुअल को ऑन अराइवल आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं है, वो सीधे बाहर निकल सकता है। कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि पार्शियली वैक्सीनेटेड है या वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उसको आने के बाद यहाँ पे पोस्ट अराइवल कोविड-19 का टेस्ट लेना पड़ेगा, तभी वो बाहर जा सकता है। अगर वो वैक्सीनेशन लेके आया है, दोनों जो WHO अप्रूव्ड है या इंडियन अप्रूव्ड है, तो दोनों अप्रूव्ड वैक्सीन के बेसिस पे वो इंडिया के अंदर एंट्री मार सकता है बिना ऑन अराइवल कोविड टेस्ट के। लेकिन हाँ, 7 दिन का होम क्वारंटीन है यहाँ पे। 8वें दिन एक आपका और टेस्ट होगा कोरोना का। अगर वो निगेटिव आता है तो फिर 7 दिन के लिए और आपको अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना है और उसके बाद आप इंडिया में घूम सकते हैं जितना घूमना चाहें। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां से आने वाले लोगों के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग होगी, कुछ एडिशनल आप कह सकते हो कि टेस्ट होंगे, जिससे कि यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी ए कंट्रीज बनाई गई। कैटेगरी ए कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया की कोई वैक्सीन है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, या फिर वो कंट्रीज जहाँ पे WHO रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुकी है, दोनों डोजेज लग चुकी हैं, तो इन कंट्रीज में ओवरऑल फैसिलिटेशन ज्यादा होगा। ये बेसिकली वो कंट्रीज होती हैं जहां पे इंडियन सिटीजन्स विदाउट क्वारंटीन जा सकते हैं। ये यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी, सर्बिया, यहाँ पे इंडियन जो वैक्सीनेटेड टूरिस्ट हैं वो जा सकते हैं बिना किसी क्वारंटीन के, तो इनके लोग भी इंडिया के अंदर आ सकते हैं। एयर सुविधा पोर्टल यहाँ पे क्यों बनाया गया है? तो ये कॉन्टैक्टलेस सर्विस है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। पहले से जो लोग बाहर से इंडिया के अंदर आ रहे हैं वो एयर सुविधा पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, तो ऑटोमेटिकली पहले भारत सरकार के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल आ रहा है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल रिलेशंस में नीचे काम आएगी। फिर लैंसेट की यहाँ पे एक रिपोर्ट निकली है, इंडिया मोर वल्नरेबल टू हीट एक्सट्रीम। देखिए 1990s के रिस्पेक्ट से बात की जाए तो आज की डेट में इंडिया इज 15% मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम्स ऑफ हीट। ये किसने बताया है? ये एक फ्लैगशिप रिपोर्ट बताया है मेडिकल जर्नल लैंसेट के। रिपोर्ट का टाइटल है द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है और ये जो मैगजीन है, इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक अपडेट्स ऑन द साइंटिफिक लिटरेचर ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ। फिर इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशंस भी हैं इस रिपोर्ट में। 2020 में दुनिया भर में जो 65 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग थे, दे वर अफेक्टेड बाय 3.1 बिलियन मोर डेज ऑफ हीट वेव एक्सपोजर। मतलब 65 साल से ज्यादा के जो बूढ़े लोग हैं 2020 में, इनको 3.1 बिलियन मोर डेज की हीट वेव एक्सपोजर मिला है पूरी दुनिया में। और किसके कंपैरिजन में? 1986 से लेकर 2005 की जो बेसलाइन एवरेज था उसके कंपैरिजन में। चाइनीज, इंडियन अमेरिकन, जापानीज, इंडोनेशियन सीनियर सिटीजन्स ये अफेक्टेड हैं। अब आप बोलते हो सर नोट्स में क्या लिखे? ये चीज आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन अगर ये किसी क्वेश्चन में लिख रहे हो आंसर में, तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। और सोर्स क्या है? द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है मेडिकल जर्नल द लैंसेट की। तो इस सोर्स के साथ आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कोट कर सकते हो। इंडिया 15% ज्यादा वल्नरेबल हो गया एक्सट्रीम्स ऑफ फूड को, इसको आप कोट कर सकते हो। फिर 2020 में 295 बिलियन आवर्स ऑफ पोटेंशियल वर्क का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, जो 3 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है मीडियम HDI डेवलपमेंट ग्रुप में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इसको सबसे ज्यादा नुकसान हुए हैं। 2.5 to 3 times द ग्लोबल वर्ल्ड एवरेज एंड इक्विवेलेंट टू 216 to 261 आवर लॉस्ट पर एम्प्लॉयड पर्सन इन 2020। 2020 में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर इंसान का सालाना 261 घंटे का नुकसान हुआ है काम में। 216 से 261 घंटे यानी 216 से 261 आवर्स। और ओवरऑल पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का अगर आप एवरेज देखोगे तो इनका जो वर्क नुकसान हुआ है वो 3 गुना है उन कंट्रीज से जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, 2018 और 2019 में इंडिया और ब्राजील में
सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है हीट रिलेटेड मोर्टेलिटी को लेके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखी है। जो लैंसेट काउंटडाउन की 6th एनुअल रिपोर्ट है, ये 44 इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इंपैक्ट्स को देखती है, जो कि सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, हेल्थ और सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर ये जो जीएम कंटेमिनेटेड राइस पकड़ा गया है यूरोप के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र की फर्म में सेल किया था। अगर आप 2 दिन से मेरे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और आज का एडिटोरियल भी आपने देखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप की ये जो यूरोपियन कमीशन है ऑन रैपिड अलर्ट सिस्टम, इसने देखा कि कुछ जीएम कंटेमिनेटेड राइस यूरोप के अंदर था और शायद वो इंडिया से आया था। इंडिया तक खबर पहुंची, इंडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इंडिया ने बोला है कि एक महाराष्ट्र बेस्ड एक्सपोर्टर ने इस राइस को इंपोर्ट किया था, इस ब्रोकन राइस को, जिसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन पाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो 500 टन का कंसाइनमेंट है, इसको नॉन जीएमओ का सर्टिफिकेशन दिया गया था एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा जब ये फ्रांस गया था। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि इंडिया ने बोला है कि जीएम राइस इंडिया में कॉमर्शियली ग्रो नहीं होता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है उसके बहुत सारी पैरेलल टेस्टिंग चलती रहती है इंडिया के अंदर। अब ये जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं AK सिंह साहब, इनका ये बोलना है कि भाई यूरोपियन कमीशन को हमें वो स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स देने पड़ेंगे। उनके यहाँ जो राइस है जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड के मार्कर्स पाए गए हैं, वो मार्कर्स आप हमको प्रोवाइड करो और उन मार्कर्स को हम अपने देश में होने वाले राइस ट्रायल्स वाले क्रॉप से कंपेयर करेंगे और इसके बेसिस पे हम पता कर पाएंगे कि क्या सच में ये पर्टिकुलर राइस इंडिया से आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला। क्योंकि होता ये है कि इंडिया से राइस निकला, फ्रांस पहुंचा, फ्रांस में प्रोसेस हुआ, पोलैंड पहुंचा, पोलैंड से इंग्लैंड पहुंचा, तो एक बड़ी लंबी चेन है। वो किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे पॉल्यूट किया गया है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोसेस किया गया है, इसको पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। और ओवरऑल इंडिया की यहाँ पे जो मट्टी पलित हो रही है, बदनामी हो रही है, इससे 65,000 करोड़ के राइस एक्सपोर्ट्स पे खतरा आ सकता है। तो इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कंटेमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए यूरोपियन कमीशन को पहले हमें वो स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस मार्कर से इंडिया के अंदर एक एनालिसिस होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि हाँ सच में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडिया के अंदर हुआ था, और उसके बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट देंगे। समझ गए? तो सिर्फ ये बोल देना कि इंडिया से राइस पहुंचा यूरोप में और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड था, ये गलत है। यूरोप के अंदर भी गलत तरीके से उसको प्रोसेस करके जेनेटिकली मॉडिफाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर से जो ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट होता है वो काफी महंगा होता है, इट इज हाईली एक्सपेंसिव, और उसको सस्ता करने के लिए हो सकता है कि यूरोपियन मार्केट में उसमें कोई दूसरा सब स्टैंडर्ड राइस मिला देते हो जिससे उसकी क्वालिटी गिर जाती हो। ये सब बातें यहाँ पे बता रखी हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात की जाए तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ रूल्स बने जिनका नाम है रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म, इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म्स और सेल्स। और इन रूल्स के अंदर ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनी है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले इसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, 2010 में इसका नाम हो गया जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। It regulates the use, manufacture, storage, import and export of hazardous microorganisms or genetically engineering organisms and cells in India। GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है भाई, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021। और ये ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 क्या बोलती है कि कोविड-19 के दौरान चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ये ऑनलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस की बात करें, इट इज अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ 200 गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनिजम्स, और ये मिलकर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑनलाइन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ग्लोबल रिस्पॉन्स। और इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट करवाई गई हैं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज को दुनिया भर में रोकने के लिए। ये जो सेक्सुअल मटेरियल है चाइल्ड से रिलेटेड, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन का ऐसा बोलना है कि 2019 से 2020 के बीच में सेल्फ जनरेटेड सेक्सुअल मटेरियल ऑनलाइन 77% बढ़ गया। व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड, आप कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन, अब देखिए चाइल्ड से रिलेटेड सेक्सुअल मटेरियल 77% बढ़ रहा है। सेक्सुअल मटेरियल में हर चीज आती है, वीडियोस, फोटोज, एवरीथिंग। फिर आगे बात की जाए तो इसी रिपोर्ट की अकॉर्डिंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की जब ग्लोबल स्टडी पढ़ाई गई
18 से 20 साल के कुछ यंग एडल्ट से, लगभग 5000 यंग एडल्ट से सवाल पूछा गया 54 कंट्रीज में इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा। और यहां पता चला कि जो 54% 18 से 20 साल के जो बच्चे हैं एक्चुअली यंग एडल्ट्स हो गए, लेकिन जस्ट 18 से पहले तो बच्चे थे ना। तो 18 से 20 साल वाले ये बोल रहे हैं कि 54% लोगों को अपने चाइल्डहुड के दौरान कम से कम एक ऑनलाइन सेक्सुअल हार्म इंसिडेंट तो झेलना ही पड़ा है। ओके, और वो लोग जो कि ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट ज्यादा झेलना पड़ा। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ओवरऑल याद रखिएगा, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज कौन करता है? वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस रिलीज करता है। ये ग्लोबल अलायंस है क्या, यहाँ मैंने आपको बता दिया। इसके चलते डाटा नोट्स में कितना इनकॉर्पोरेट करना है, तो भाई देखो जितनी आपकी कैपेसिटी है रटने के लिए। अब ये स्टैटिस्टिक्स तो देखो आपको रटने पड़ेंगे, आपकी रटन विद्या पर डिपेंड करता है कि आप कितना लिखो और कितना आगे कोड करो। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर जेल्ड रशियन अपोजिशन लीडर विज टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज। साखारोव प्राइज आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा इनाम है। और यूरोपियन यूनियन ने ओवरऑल अलेक्सेई नेवेल्नी, जो कि रशिया का अपोजिशन लीडर है, इसको ये इनाम दिया है। व्लादिमीर पुतिन की करप्शन के अगेंस्ट अलेक्सेई नेवेल्नी ने रशिया में आवाज उठाई और उसके चलते ऐसा बताया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने इनको पॉइजन कराने की कोशिश की, जर्मनी ले जाया गया, इनका इलाज हुआ, ये वापस रशिया आए और उनको पकड़ के भी जेल में डाल दिया गया। तो ओवरऑल रशिया के ऊपर ये जो यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है ये बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो अलेक्सेई नेवेल्नी को लेके हो। और आपको पता ही होगा, कल ही मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया है कि रशिया के अंदर जो नाटो का मिशन चल रहा था, नाटो का जो ऑफिस है उसको बंद कर दिया गया। एक्चुअली में नाटो ने रशिया के 8, आप कह सकते हो, डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। ऐसा बोला जा रहा था कि 8 के 8 स्पाइस थे, तो रशिया ने भी पलट के नाटो का जो ऑफिस था मॉस्को के अंदर उसको बंद कर दिया है। और कुल मिला के अब साखारोव प्राइज दे दिया गया अलेक्सेई नेवेल्नी को, तो और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। साखारोव प्राइज की बात की जाए तो 1988 में पहली बार नेल्सन मंडेला और एनाटोली मार्चेंको को दिया गया था। फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए दिया जाता है ये साखारोव प्राइज, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है ह्यूमन राइट्स वर्क को इनाम देने के लिए। 50,000 रुपए का इनाम मिलता है। और बात 50,000 की नहीं है, बात यह है कि फ्रीडम ऑफ थॉट के रिस्पेक्ट में नोबेल प्राइज के बाद साखारोव प्राइज का ही नंबर आता है। जनरल स्टडीज करंट न्यूज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में न्यूज काम आएगी। और फाइनल न्यूज, इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न सेक्शन ऑफ एलएसी में अपने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा दिया है। 1300 किलोमीटर लंबी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका जो ईस्टर्न सेक्टर है जो कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास आता है, वहां पे हमारे डिफेंसेस बढ़ा दिए गए हैं। L-70 एयर डिफेंस गन्स, M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर्स और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक फ्यूजन ऑफ बोफोर्स और अदर आर्टिलरी गन्स, इनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। जो आर्मी की इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एविएशन, इस प्रकार की यूनिट्स को इंटीग्रेट किया गया है। और इन इंटीग्रेटेड फॉर्मेशंस को आप बोलते हो इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटीज। ये जो इंटीग्रेटेड डिफेंसिव बैटल है ना, ये किसी कंपनी या किसी एक पर्टिकुलर बटालियन लेवल पे नहीं लड़ा जाता है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली बहुत सारी विंग्स ऑफ इंडियन आर्मी और आपका आईटीबीपी मिलके कोऑर्डिनेट करके लड़ाई लड़ रही होती हैं। और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट को तवांग के इलाके के आसपास कुछ ज्यादा बढ़ाया गया है। आपको पता होना चाहिए ये भूटान है, ओके, और ये यहाँ पे इंडिया जा रहा है और यहाँ है तवांग, इसके नीचे सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मैं पूरा का पूरा लोकेशन आपको पहले दिखा चुका हूँ मैप में। तो इन इलाकों में डिप्लॉयमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। रिसेंटली चाइनीज इनकर्जन भी तवांग रीजन में देखने को मिला था, हालांकि वो वापस लौट गए थे। तो ये है L-70 गन्स और ये M777 गन्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पीपीटी में जोड़ दी है, आपको अवेलेबल हो जाएगी। जीएस पेपर 3 में न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और वीडियो पे कमेंट करके इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं, लाइक किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।